हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इन्वेस्टमेंट फंडा सीरीज। आज हम एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने की ओर कदम बढ़ाएंगे, जहां हम सीखेंगे कैसे सही ढंग से फाइनेंशियल मैट्रिक्स को समझा जा सकता है और उन्हें आपके इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्निंग पर शेयर या ईपीएस की, जो एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। तो आइए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कैसे ये मैट्रिक्स आपको एक अच्छा और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने की दिशा में मदद कर सकता है। दोस्तों, ईपीएस का मतलब है पर शेयर कमाई, जो इंडिकेट करता है कि कोई कंपनी अपने स्टॉक के प्रत्येक शेयर के लिए कितना पैसा कमाती है। यदि ईपीएस ज़्यादा है तो इसका मतलब यह है कि कंपनी शेयर प्राइस के कंपैरिजन में ज़्यादा मुनाफा कमा रही है। इन्वेस्टर्स समय के साथ किसी कंपनी की ईपीएस ग्रोथ चेक करते हैं ताकि उन्हें यह पता चल सके कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल रही है, प्रॉफिट कितनी तेज़ी से बढ़ी है और फ्यूचर के परफॉर्मेंस की क्या संभावना है। ईपीएस कैलकुलेट करने का सिंपल फार्मूला है नेट प्रॉफिट माइनस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, जिसमें नेट प्रॉफिट वह रकम है जो कंपनी सैलरी, टैक्स या फिर इसके जैसे ही सभी खर्चों को घटाने के बाद कमाती है। डिविडेंड प्रॉफिट का एक हिस्सा है जो उन लोगों को दिया जाता है जिसके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं, और आउटस्टैंडिंग शेयर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं जो कि कंपनी के इन्वेस्टर्स ऑन करते हैं। यह फार्मूला हमें बताता है कि कंपनी प्रति शेयर के लिए कितना प्रॉफिट कमा रही है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। एयरटेल कंपनी का नाम आप सबने तो सुना ही होगा। मान लीजिए इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 1 लाख है और उसने कोई डिविडेंड नहीं दिया और टोटल शेयरों की संख्या 10,000 है। तो फिर EPS इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, जो कि 10 हुआ। तो इसका मतलब है कि कंपनी प्रति शेयर 10 रुपये का प्रॉफिट कमा रही है। इसी तरह हम EPS की वैल्यू निकालकर यह जान सकते हैं कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए कितना मुनाफा बना रही है। EPS ग्रोथ एक मैट्रिक्स है जिसका उपयोग यह असेस करने के लिए किया जाता है कि किसी कंपनी की प्रति शेयर अर्निंग पिछले साल की तुलना में कितनी घटी या बढ़ी है, और इसे हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। EPS ग्रोथ का फॉर्मूला है करंट EPS माइनस पिछला EPS इंटू 100 डिवाइडेड बाय पिछला EPS। आइए एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए कि पिछले वर्ष का EPS 10 रुपये था और इस वर्ष का EPS 15 रुपये है। इसका EPS ग्रोथ हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। EPS ग्रोथ इज इक्वल टू 15 माइनस 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, जो कि 50% हुआ। इसका मतलब है कि EPS इस वर्ष 50% की वृद्धि हुई। यह बताता है कि कंपनी अच्छा कर रही है और शेयर होल्डर्स को अधिक मुनाफा हो रहा है। दोस्तों, EPS 3 तरह के हो सकते हैं, जिसमें पहला है बेसिक EPS, डाइल्यूटेड EPS और एडजस्टेड EPS। बेसिक EPS या केवल EPS दोनों सेम है और इनमें बस नेट प्रॉफिट या इनकम कंसीडर करते हैं EPS कैलकुलेशन के लिए। वहीं डाइल्यूटेड EPS में हम टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर के साथ ही अदर डाइल्यूटिव इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि वॉरेंट्स, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ एट्सेट्रा को कंसीडर करते हैं। सो डाइल्यूटेड EPS का फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट माइनस डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स प्लस वॉरेंट्स प्लस कन्वर्टेबल एंड अदर डाइल्यूटेड इंस्ट्रूमेंट्स। और एडजस्टेड EPS कैलकुलेशन में हम कुछ ऐसे एक्सपेंसेस या प्रॉफिट को इंक्लूड नहीं करते जिसे नॉन रिकरिंग या फिर अनयूजुअल माना जाता है। सेम एयरटेल कंपनी के एग्जांपल से यदि समझे तो यदि कंपनी ने अपने किसी बिल्डिंग को 1 लाख में बेचा और वन टाइम सेल होने के कारण कंपनी की नेट प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ, तो आप एडजस्टेड EPS कैलकुलेट करने के लिए टोटल प्रॉफिट से वन टाइम गेन जो कि 1 लाख है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे नेट प्रॉफिट कम हो जाएगी। सो इस सिनेरियो में एडजस्टेड EPS बेसिक EPS से कम होगा। सो टू क्लैरिफाई, यदि कंपनी के प्रॉफिट में कोई एक्सेप्शनल आइटम है जो एक्चुअल अर्निंग को चेंज कर सकती है, तो एडजस्टेड EPS प्रॉफिटेबिलिटी को ज़्यादा एक्यूरेट रिफ्लेक्ट करने में मदद करता है। दोस्तों, EPS के फॉर्मूले के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि यह इनकम और नंबर ऑफ शेयर्स से अफेक्ट हो सकता है। नेट इनकम EPS पर प्रभाव डालने वाला एक प्रमुख फैक्टर है। यदि किसी कंपनी की नेट आय बढ़ती है तो इससे EPS में वृद्धि होगी और नेट आय कम होने से EPS घटेगा। वहीं शेयर बायबैक के माध्यम से कंपनी अपने शेयर्स को वापस खरीदती है, जिससे शेयरों की संख्या कम होती है। और आपने फॉर्मूला में ऑलरेडी देखा है कि अगर नंबर ऑफ शेयर कम होंगे तो EPS बढ़ेगा। स्टॉक स्प्लिट और बोनस इशू।
आप ये समझें कि स्टॉक स्प्लिट और बोनस इशू के केस में शेयर के प्राइस कम होने के साथ ही शेयरों की संख्या बढ़ जाती है और इससे ईपीएस कम हो जाता है। उदाहरण के लिए एक कंपनी ने 2:1 का स्प्लिट किया, अपने शेयर का 2:1 स्प्लिट किया और एज्यूमिंग कि कंपनी के प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं हुआ, अगर पहले ईपीएस 10 था तो अब वह 5 रुपये हो जाएगा क्योंकि शेयरों की संख्या दुगनी हो गई। दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने लास्ट सेक्शन में जिसमें आप समझेंगे ईपीएस की क्या लिमिटेशंस हैं। पहला है, ईपीएस को इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है शेयर बायबैक के द्वारा। कोई कंपनी बिना प्रॉफिट इंक्रीज किए शेयर बायबैक करके अपने ईपीएस को बढ़ा सकती है। दूसरा है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। दोस्तों अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करके भी ईपीएस को मैनिपुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज, ईपीएस में हम कंपनी के एसेट, लायबिलिटीज़ या फिर नॉन कैश आइटम को कंसिडर नहीं करते, जो कि क्रूशियल फैक्टर होता है किसी भी कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को इवेल्युएट करने के लिए। प्रॉफिट का एक महत्वपूर्ण फैक्टर जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है वह है कैपिटल। दो कंपनी के सेम ईपीएस हो सकते हैं, लेकिन जो कंपनी कम कैपिटल के साथ ऐसा करती है वो ज़्यादा एफिशिएंट और अच्छी होगी। और लास्ट है, ईपीएस हमें नहीं बताता कि कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। सो इन समरी, अर्निंग पर शेयर इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए कितने पैसे कमाती है। ईपीएस ग्रोथ का मतलब है पिछले वर्ष से इस वर्ष कितना % ईपीएस चेंज हुआ है। एक ज़्यादा ईपीएस या फिर अर्निंग पर शेयर यह दर्शाती है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अधिक प्रॉफिट कमा रही है। एक ज़्यादा ईपीएस ग्रोथ कंपनी की एफिशिएंसी और बिजनेस प्रोस्पेक्ट के बारे में अच्छा संकेत देता है। वहीं एक कम अर्निंग पर शेयर कंपनी के हेल्थ के बारे में खराब संकेत देता है और शेयर होल्डर्स को कम रिटर्न देता है या फिर दे सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो ईपीएस के ऊपर। यदि आपके पास इस विषय में कोई भी क्वेश्चन है तो कृपया हमें कमेंट में बताएं। हम आपके सवालों का स्वागत करेंगे और उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अपडेटेड रह सकें। थैंक यू।